अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में हर गुजरते दिन के साथ इंतशार में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। बात चाहे सियासी मैदान की हो या अदालती कटहरे की, PTI को सिर्फ नाकामियों का ही सामना है। जहां इन नाकामियों की एक वजह मौसर हिकमत अमली का ना होना है, वहीं PTI की क़यादत में इत्तफाक का ना होना भी एक बड़ी वजह नजर आती है। इमरान खान के जेल में जाने के बाद मौजूदा क़यादत में ऐसा कोई लीडर सामने ना आ सका जो कि ना सिर्फ बानी PTI की मुश्किलात में कमी लाता, बल्कि मुक़तदरा और पार्टी के दरमियान पैदा होने वाली खलीज को दूर करने में कोई किरदार अदा करता। यही वजह है कि आज भी निज़ाम में PTI के लिए कोई रहम नहीं है। दूसरी जानिब पे हमने देखा है कि पे दर पे नाकामियों ने PTI की क़यादत में इत्तफाक को मजीद ना इत्तफाकी को और निफाक को मजीद वाज़ेह कर दिया है। इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए तहरीक चलाने का मामला हो या फिर सूबाई बजट की मंजूरी का मामला, तहरीक इंसाफ की क़यादत एक दूसरे को इस सब का मौरूद इल्ज़ाम ठहराती नजर आती है। शायद तहरीक इंसाफ की क़यादत को खुद एक दूसरे पर एतमाद नहीं है और हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। सूबाई बजट की मंजूरी के बाद अली अमीन गंडापुर के हवाले से पार्टी की आदत समेत कारकुनों ने शदीद तशवीश का इजहार किया, तो अली अमीन गंडापुर ने आई डोंट गिव अ डैम कहकर ना सिर्फ सबको शट अप कॉल दे दी, बल्कि बैरिस्टर गौहर की तरह अलल ऐलान ये भी कह दिया कि मैं सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूँ, यानी उस इमरान खान को जवाब दे हैं जिससे PTI की सियासी क़यादत की मुलाकात ही नहीं होती और ना ही PTI की क़यादत इस ज़िमन में ज़्यादा परेशान नजर आती है, क्योंकि मुलाकात का ना होना उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इमरान खान से मुलाकात होगी तो फिर पार्टी को एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए उनकी जानिब से जोर दिया जाएगा, जो कि मौजूदा हालात में PTI के लिए ना सिर्फ खासा मुश्किल काम है, बल्कि कहीं ना कहीं इस हवाले से नीयत का भी फुकदान नजर आता है। PTI की वो सूबाई हुकूमत जिसे इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा मुतहरिक होना चाहिए था, उसी हुकूमत का वज़ीर आला इस मामले में सबसे सुस्त नजर आ रहा है। बकौल जुनैद अकबर, सवाबी जलसे के बाद से असद कैसर और शहराम तरक्की से सूबाई हुकूमत का रवैया ठीक नहीं है। खुद जुनैद अकबर को भी सूबाई हुकूमत की वजह से अपने हल्के में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि PTI का जो रहनुमा एहतजाजी तहरीक के साथ मुखलिस और संजीदा हो, उसे अपनी ही जमात की सूबाई हुकूमत की मुखालफत का सामना करना पड़ता है। क्या इन हालात में इमरान खान को जेल से निकालने के लिए एक शहबाज शरीफ साहब की ज़रूरत है, जो ना सिर्फ PTI की सख्तियों में कमी ला सके, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बढ़ने वाली दूरियों को भी जो है वो कम कर सके, उसके अंदर कोई कमी ला सके? ये एक सवाल है जो बहुत से लोगों के जहनों में है कि क्या कहीं पर वो एक मिसिंग लिंक है जिसकी वजह से PTI के जो मामलात हैं वो आज तक सेटल होते हुए नजर नहीं आते। कुछ इन इशूज़ पे बात करेंगे, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर सियासतदान हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे इशूज़ हैं जिनके अंदर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर मामलात हैं जिनका मैंने अभी इब्तदाइये में जिक्र किया है, वो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन आपको पता है एक बहुत बड़ी खबर है, मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है, सबसे पहले सर उसको कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ऑलरेडी जो एक डगमगाती हुई PTI है उनको मजीद अब डेंट पड़ेगा पॉलिटिकल इससे, और जो हमें पहले ही लग रहा है कि जो क़यादत है उससे चीज़ें संभाली नहीं जा रही हैं, मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है कि एक ऐसा फैसला आया है जो कि न सिर्फ ये कि नामुनासिब है, बल्कि एक इंतहाई ख़राब फैसला इसको मैं कहूँगा कि ये और इसमें जो मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमातों को दी गई हैं वो स्ट्रेंथन होंगी और PTI इससे वीक होगी। हाँ। अभी आप देखना शुरू करेंगे कि PTI के जो लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्ट होकर आए थे, वो भी इस वक्त पर तोलने लगे हैं कि वो PTI छोड़कर हुकूमती जमातों की तरफ देखें और उस तरफ जाना शुरू करें। आज एक MNA की मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ से, और वो उन्होंने उनको वेलकम भी किया PMLN में जाने का। तो इससे भी और भी लोग इससे हौसला पकड़ेंगे और उस तरफ जाने की करेंगे। बात यह है कि जब खान साहब अरेस्ट हुए थे, तो जो मेरे दोस्त PTI में हैं इस वक्त, उनसे मैं बार बार ये गुजारिश करता रहा कि आपको सिर्फ एक कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान किसी तरह जेल से बाहर आ जाए। हाँ। क्योंकि PTI जो है वो अपनी ज़ात में तो कोई चीज़ है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर मबनी जमात है जो इमरान खान की वजह से खड़ी है। अगर इमरान खान नहीं होंगे तो इस जमात में लीड करने वाला कोई मौजूद है नहीं। और फिर बार बार ट्रायल हुए, ऐसे ऐसे लोग लाए गए जिनका कोई जमात से ताल्लुक वास्ता नहीं था, और लॉयर्स को लाया गया ये समझ के कि जी लॉयर्स अरेस्ट नहीं होते बाकी अरेस्ट हो जाएंगे। तो से तो जमात चलने वाली है नहीं, बिकॉज वो बेशक बहुत अच्छे लॉयर होंगे, बड़े मायनाज वकील होंगे, लेकिन सियासी तौर पे उनका एक्सपीरियंस जीरो है। सर, उन्होंने वैसे आपको इंटरप्ट करी हूँ, अच्छे वकला होने का भी आप समझते हैं कहीं सबूत दिया है? वो तो ऐसा लगता है कि लीगल मामलात को भी इतना लेमैन की तरह हैंडल करते रहे कि आप लोगों की कानूनी पेचीदगियां भी जो PTI के इमरान खान के मुखत्म नहीं हुई हैं। मैं इनकी काबिलियत पे तो मुझे शक नहीं है, बिकॉज ये बड़े नीयत का मसला है सर।
सलमान अकरम राजा तो शायद गालिबन एवनफील्ड केस में भी नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, जी या कादिर ट्रस्ट केस में रहे, केस में जो इनका दूसरा पेपर मिलता है, उदैबिया पेपर मिल, आइदर ऑफ द टू में वो रहे हैं। जी जी। और वो उसके बावजूद वो यहाँ पे कोई कामयाब नज़र नहीं आए। खान साहब की डेट्स नहीं लगती हैं, खान साहब की केस आगे नहीं चलते हैं, और कोई बाहर से जो लीडरशिप है जो बाहर बैठी हुई है, जिसमें ये सारे पॉलिटिकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी कोई एफर्ट नज़र नहीं आती इमरान खान को छुड़ाने की। हम्म। मुझे लगता है कि पीटीआई की जो हाजिर लीडरशिप है वो बड़ी कंफर्टेबल है इमरान खान की जेल में होने की वजह से, और वो अपने आप को बड़ा एक कंफर्टेबल जोन में महसूस करते हैं कि जी वो एमएनएज भी बन गए हैं, सेनेटर्स भी बन गए हैं, कमेटियों के भी मेंबर्स हैं, वो सारी चीज़ के हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब हमारी हुकूमत फारिग हुई थी और हम बाहर आए थे असेंबली से, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी सारे 150 एमएनए जो हैं वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि हम इस असेंबली को इंडोर्स नहीं करना चाहते कि ये असेंबली जायज़ असेंबली है, और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये वही असेंबली थी जिस असेंबली से खुद इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत इलेक्ट होकर आई थी, इससे हम सब वजीर बने, मैं गवर्नर बना और सारी चीज़ें हुई। हाँ ये वो असेंबली थी, असेंबली बदली नहीं थी, हुकूमत बदली थी। हाँ। अब मैं समझता हूँ कि जब पीटीआई का बहुत बड़ा क्लेम है, और किसी हद तक जायज़, किसी हद तक क्या एक जायज़ क्लेम है पीटीआई का, कि फॉर्म 47 वाले लोग आके बैठे हैं असेंबली के अंदर, और सीट वाले जो हैं उनको 2/3 मेजोरिटी मिल गई है, तो इसका मतलब है कि पीटीआई के नुक्ता नज़र से तो ये असेंबली जाली है। अगर असेंबली जाली है तो उस असेंबली से रिज़ाइन करने के बाद तो इस असेंबली में बैठने का कोई जवाब बनता ही नहीं पीटीआई का। लेकिन साथ में मुझे ये भी देखने को मिलता है कि जी वो असेंबली भी जाते हैं, वहाँ पे वो बिजली की और गैस की और पेट्रोल की कीमतों की तकरीरें भी होती हैं, नहीं होती बात तो इमरान खान की नहीं होती। सो साफ जाहिर है कि या तो सूट करता है, आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा क़यादत है इनको सूट करता है सर, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, मैं कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, और इनको सूट कर रहा है। अच्छा सर, थोड़ा सा केपी की गवर्नमेंट, क्योंकि अभी आपने बात की ना कि जो आज़ाद हैसियत में पीटीआई के भी इलेक्टेड लोग हैं वो भी अब कहीं आगे पीछे होने का सोच रहे हैं। एक चीज़ जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है, चाहे वो इफेक्टिव है या नहीं है, वो केपीके की गवर्नमेंट है। आपको लगता है कि इस डिसीजन के बाद ऑपोजिशन वहां पर स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर यही वाला कॉन्सेप्ट वहां पर भी चल पड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया कोई किसी किस्म का, आपको हुकूमत भी जाती हुई नजर आ रही है? देखिए पीटीआई वहाँ पे एक बड़ी स्ट्रांग पार्लियामेंट के हिसाब से तो बड़ी स्ट्रांग नजर आती है। अपेरेंटली तो मुझे नहीं नजर आता कि कोई वजह हो कि पीटीआई की हुकूमत वहाँ गिरे, अनलेस के अली अमीन गंडापुर खुद उस हुकूमत को डिसॉल्व कर दें, जो कि मुझे नहीं नजर आता कि वो क्यों करेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर को अपना थोड़ा सा एटीट्यूड जो है वो करना चाहिए, कि वह डैम वाला एटीट्यूड जो है ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त इमरान खान जेल में है और अली अमीन एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, एक स्ट्रांग पोजीशन में है, उनको दस्ते शफकत रखना चाहिए अपने वर्कर्स के ऊपर, ना कि उनको आई डोंट केयर अ डैम कह के और उनको धुतकारें। आप तो वर्कर्स की बात कर रहे हैं सर, वो तो पार्टी लीडरशिप को कह रहे हैं आई डोंट गिव अ डैम। वो तो इमरान खान साहब की हमशीरा के लिए ऐसा रवैया रखते हैं कि अगर उनको कोई एतराज है तो जाके उनसे बात करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बहुत ऑल इन ऑल महसूस करने लग गए हैं पीटीआई के अंदर। जी ये ट्रांसफर आ रहा है पीटीआई में, और सब सब इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये इनकी अपनी काविशों की वजह से इनकी हुकूमत आई है, ये चीज़ हुई है। वो अब तक इमरान खान के कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की बात मानूंगा, इमरान खान की बात सुनूंगा, तो इमरान खान साहब तो जेल में हैं और आपकी तो मुलाकात ही नहीं हो रही है, तो आप कैसे उनकी बात मान सकते हैं, या कब आप तक उनका मैसेज पहुंचेगा? तो अगर ये सूरत हाल है तो अली अमीन गंडापुर को, असद कैसर को और दीगर जो साथी हैं वहाँ पर मौजूद, उनको लीडरशिप रोल बड़ा स्ट्रांग अदा करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। और इमरान खान साहब की जेल से बाहर आने का एक ही रास्ता मुझे नज़र आता है अब, ना वो हम मैं समझता हूँ कि ना स्ट्रीट पावर अब तक पीटीआई दिखा चुकी है, ना कोई धरना प्रोटेस्ट कोई ऐसा ज़बरदस्त कर सकें जिसका कोई इम्पैक्ट आए हुकूमत के ऊपर, ना वो अदालतों के अंदर कोई ऐसा रिलीफ लेने में अब तक कामयाब हुए हैं, ना ही नजर आ रहा है ऐसी चीज का। सो एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो नेगोशिएशंस के दरवाजे खोले। अब ये बात करनी कि नेगोशिएशन पीटीआई किससे करेगी, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं तो सिर्फ पावर से बात करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी पीटीआई को बात
बातचीत के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। सर कोशिश तो हुई है ना, ये सारी कोशिशें हुई हैं, गवर्नमेंट से बात करने की भी कोशिश की है जिसमें पीपल्स पार्टी नून दोनों शामिल हैं, मौलाना के साथ भी मल्टीपल आपको पता है बैठकें हुई हैं, लेकिन निकला कुछ नहीं। अब मुझे नहीं पता कि ये दूसरी साइड से जो है वो नई जवाब मस्बत आता है या फिर यहाँ पर रवैये का, या लाइक यू सेड अर्लियर ऑन के इनएक्सपीरियंस है जो रास्ते में आ जाता है कि ये सियासी कुव्वतों के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप का रोल नहीं किसी के पास है, कोई आगाह नहीं कर रहा। या क्योंकि जैसे मौलाना साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि मुझे समझ नहीं आती कि बात करनी किससे है। असद कैसर से बात करो तो पार्टी डिसोन कर देती है कि जी हाँ ये हाँ असद कैसर ने खुद से मुलाकात कर ली। बिल्कुल। और अयूब से बात करो तो फलाना दूसरा ग्रुप नाराज हो जाता है। तो बात करनी किससे है? देखें, ये सारे सियासी लोग हैं और बहुत सोच समझ के अपनी सियासत के ऊपर फैसले करते हैं। ये जज्बात के ऊपर फैसले नहीं होते कि जी उनको कोई ऐसा लगाव नहीं है इमरान खान से कि जी वो जेल में है, लिहाजा हम इस वक्त सब कुछ छोड़ के, अब मुखालफतें बुला के हम इमरान खान को रिहा करने निकल। जी जाहिर है कि उनको अपनी सियासत देखनी है, उन्होंने अपनी चीज़ देखनी है, उन्हें उन्हें केपीके में सियासत करनी है, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सियासत करनी है। वही हल्के उनके हैं जो इधर पीटीआई के हैं, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल है उस ऊंट को किसी करवट बिठाना। लेकिन आसान काम है, वो है एक ग्रैंड ऑपरेशन अलायंस बनाना, उसके नुकात तय करना। वो सारी चीज़ तो हो सकती है। क़यादत मौलाना सर वो भी खासी हद तक फ्लॉप हुआ और मैं मल्टीपल लोगों से फ्लॉप नहीं हुआ, उसकी कोशिश फ्लॉप हुई। वो बेकार की कोशिश थी, इन्होंने कोई ऐसी सीरियस एफर्ट इसके अंदर डाली ही नहीं। सर मैं तो जो मल्टीपल और पार्टीज हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हो गए, दीगर लोगों से हमने अपने प्रोग्राम्स में बात की है, वो कहते हैं पीटीआई के जो दोस्त हैं उनका रवैया ही संजीदा नहीं है। वो एक वन पॉइंट एजेंडा के साथ आते हैं कि इमरान खान साहब के लिए सड़कों पर निकल जाएं। आपको जब अलायंस बनाना होता है, ब्रॉडर इश्यूज पे बनाना होता है। लेकिन सर एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा कि इनकॉम्पिटेंस है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स अभी आपने अपनी गुफ्तगू में गिनवाए। मुझे सर थोड़ा सा ये बताएं कि जब हम आप लोगों से बात करते हैं ना, आप हैं, अली जैदी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, हमारे लिए तो सर आप आज भी पीटीआई आप लोग हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है आपसे सवाल करना पीटीआई के लिए किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मुझे ये बताएं कि आप लोग वापस सीन में क्यों नहीं आ रहे? जो उस वक्त हुआ उसके क्या हालात थे वो हम सब मल्टीपल टाइम्स आप लोगों से सुन चुके हैं। जो बात अभी नेगोशिएशंस की भी आप कर रहे थे, मैंने इब्तदाइये में भी कही है कि नवाज शरीफ साहब के जब मामलात खराब हुए थे मुक्तदरा के साथ, तो उनके पास एक शहबाज शरीफ थे। इमरान खान साहब के पास वो शहबाज शरीफ क्यों नहीं है? आप लोगों में से कोई वो रोल क्यों नहीं प्ले कर सकता? देखिए, हमारे हमारे पार्टी छोड़ाने के बाद, जब उसके बाद से अब तक पीटीआई ने कोई राब्ता ऐसा नहीं किया है। हालांकि उन्हें भी पता था कि हमने किन हालात में पार्टी छोड़ी। हमने कभी पार्टी के खिलाफ नहीं गए। हमारा इस सोचने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है जो आज की पीटीआई की लीडरशिप है उससे, क्योंकि हम चाहते थे कि मफामती अमल को आगे बढ़ाया जाए। और इधर ये लोग पता नहीं किस भूख में थे कि क्या क्या करके दिखा देंगे ये। वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन हमारे जाने के बाद इन लोगों ने बड़ी मौज बनाई कि जी ये टॉप लीडरशिप निकल गई है, तो अब जो है गुंजाइश पैदा हो गई है हमारी, और अब हम टॉप स्लॉट में आएंगे। और ये आए भी टॉप स्लॉट में, लेकिन ये अपनी ड्यूटीज़ को उस तरह से निभा नहीं सके जिसकी ज़रूरत थी उस वक्त। और हमारी वापसी का क्या होगा या नहीं होगा, वो तो उस वक्त फैसला तो इमरान खान ने करना है, हमने तो नहीं करना है इस पर फैसला। ना हमने इन लोगों से बात करनी है कि जी ये हमें कोई बात हमसे करें। लेकिन सर जब आप कहते हैं ना किसी ने राब्ता नहीं किया, कौन राब्ता करता आपसे? इमरान खान साहब खुद जेल में है। इमरान साहब की अपनी स्टेटमेंट्स जो मल्टीपल टाइम्स दिन में आती हैं, आपने अभी खुद कहा कि एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है। सो वो अंदर से क्या पैगाम भेज रहे हैं उसके ऊपर भी एक डाउट ही रहता है। आप लोग सर क्यों नहीं आप लोगों ने राब्ता किया? अलीमा खान साहब बहुत एक्टिव है, उनकी फैमिली एक्टिव है, कोई तो चैनल होता जो आप लोग यूज करते। देखें, अलीमा खान की बड़ी इज्जत है, उनके खान साहब की फैमिली की भी बड़ी इज्जत है, क्योंकि वो सारे वो लोग कोशिश में वो इस कोशिश में कि उनका भाई जो है वो किसी तरह रिहा हो जाए, उनकी भाभी किसी तरह रिहा हो जाए, बाहर आ जाए। और एग्जैक्टली यही कोशिश पीटीआई की होनी चाहिए थी कि वो सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि इमरान खान किसी तरह रिहा होकर बाहर आ जाए। और जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये नेगोशिएशन के थ्रू ही होगा, ये मैं डील का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करा क्योंकि मुझे पता है इमरान खान डील वाले आदमी नहीं है, शायद डील कभी करें भी ना। फिर नेगोशिएशन किस ग्राउंड पे होगी सर? डील नहीं करनी है, इमरान खान डील वाले आदमी नहीं है, तो नेगोशिएशन में गिव एंड टेक होता है ना। क्या आप लोग ऐसा क्या है जो दे सकते हैं कि फिर गिव एंड टेक का मामला चलेगा? मैं अभी आपसे कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि सामने वाली पार्टी जो है वो भी तैयार है नेगोशिएट करने के लिए कि नहीं, क्योंकि वो तो कह चुके हैं वो नहीं है तैयार। अभी भी डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट आई है। अब तक जो इम्प्रेशन आ रहा है वहां से, वो बड़ा स्ट्रांग इम्प्रेशन आ रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशन, और किसी सियासी जमात से बात नहीं करना चाहते। तो अगर वो बात ही नहीं करना चाहते तो फिर जब बात करने के दरवाजे थे खुले हुए तो हमने बंद करके अंदर से कुंडी लगा।
और जब अब बात करने के मौका निकल गया है तो हम कुंडी खोल के अपना बुआ जो है उसको खड़का रहे हैं कि जी किसी तरह दरवाजा सर, लेकिन वो कुंडी पर इमरान खान ने लगाई, फिर आप ये एक्नॉलेज करें कि वो तो गलत फैसला भी था, तो वो खान साहब का अपना था। देखिए, फैसला ठीक था या गलत था वो इमरान खान का ही फैसला था, ये भी इमरान खान का फैसला होगा, अभी भी इमरान खान के फैसले चलेंगे। मैंने आपसे तो पहले अर्ज की कि पीटीआई की तो अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, पीटीआई इज नथिंग, इमरान खान को आप निकाल लें, पीटीआई खत्म। अच्छा सर, थोड़ा सा वक्त में बस कम है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस मैं इनिशिएटिव लूंगा, मैं एक कमेटी बनाऊंगा इमरान खान की रिहाई के लिए। वो आपसे राब्ता करते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं तो बता दीजिए, आप जाएंगे उनके साथ अगर इस तरह का कोई मामला हुआ और अगर वो कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करना चाहें इस काम के लिए? नहीं, उन्होंने एफर्ट की थी, और बल्कि हमारी जॉइंट एफर्ट थी कि हम कुछ लोगों को जमा करें और फिर हम कोई सेन एलिमेंट जो है वो कोई किसी तरह बातचीत के लिए कोशिश करे कि रिहाई की खान साहब की कोई सूरत निकल सके। लेकिन जाहिर है कि उस कमेटी को भी जब तक इमरान खान साहब खुद ऑन नहीं करेंगे और वो उसको कहेंगे नहीं कि हाँ ये कमेटी मेरे बेहाफ पे बात कर रही है, तो कौन बात करेगा। सर, आपने कभी वैसे इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की है या करेंगे मजीद? मेरी बड़ी ख्वाहिश है उनसे मुलाकात करने की, और मेरी जहाँ बस चला मैंने कोशिश की है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अदालत में एक अर्जी डाल दूँ कि मेरी मुलाकात कराई जाए खान साहब से। लेकिन अब तक मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई की अपनी लीडरशिप का रोल ये हो गया है कि इमरान खान को रिहा करो से इमरान खान से मुलाकात करा दो तक तो आ गए हैं। बिल्कुल, तहरीक ये इसी का नाम रखे। सर, आखिर में बस मुझे ये बता दें, आपने कहा कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, मिक्स ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही। अली अमीन गंडापुर साहब, ये जब नया सेटअप आया, जो भी आया जैसा भी आया, उसको ख्वाजा आसिफ साहब हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं वैसे तो, लेकिन सर अली अमीन गंडापुर साहब उसमें इमरान खान साहब के ओपनिंग प्लेयर थे, बैट्समैन थे जिनको इमरान खान साहब ने खेलने के लिए भेजा। आपको वो भी कॉम्प्रोमाइज लगते हैं? कॉम्प्रोमाइज तो मैं नहीं कह सकता अभी अली अमीन के लिए, बिकॉज अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। इज इट स्टिल टू अर्ली सर? 2 साल हो गए खान साहब को जेल में। यू सेइंग इट्स खान अली अमीन को अपना सिपाही मानते थे और बड़ा शौकीन सिपाही मानते थे, या हैं अभी तक मानते हैं। तो अभी तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अली अमीन को कि देखें कि वो क्या वाकई वो लीडरशिप का रोल अपनाते हैं या वो अपनी सीएमशिप को एंजॉय करने में ज्यादा मसरूफ रहे। हाँ, क्योंकि ये जो इमरान खान से मुलाकात कराओ की तहरीक है उसको लीड मुझे लगता है वैसे गंडापुर साहब ही करें, मैंने इसलिए ये सवाल आपसे पूछा था। बड़ी फजूल तहरीक है ये वैसे, इमरान खान से मुलाकात कराओ तहरीक भी कोई तहरीक है कि मुलाकात के लिए भी आपको तहरीक चलानी पड़ रही है, वो भी नहीं चला पा रहे बस। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि मामला यहाँ पर आ गए। आपका बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। फॉर्मर गवर्नर सिंध है इमरान इस्माइल, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। मौजूदा पार्टी लीडरशिप के ऊपर और इमरान खान साहब से की जो रिहाई से जुड़े कुछ मामला हैं, हमने उस पर बात करने की कोशिश की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला, उसको लेके बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पर बातचीत हम देख रहे हैं कि हो रही है, लेकिन कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं, थोड़ा सा उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। फैसला इसको किस तरह से देख रहे हैं, बहुत सारे सवालात हैं बेंच को लेकर भी, जिस बेंच ने रिव्यू किया और फिर ये डिसीजन दिया है। इस फैसले के जब असरात आएंगे तो पॉलिटिकल मंजरनामा कितना तब्दील होगा, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। और एक और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो है वो बाज़गश्त है इस्लामाबाद में, थोड़ा सा उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर वकील हैं हाफिज एहसान खोकर साहब ने, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, सीनियर वकील है रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं आज़ाद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, फैसले को सर कैसे देख रहे हैं? और एक ये जो बहस है जिस पे मैं देख रही हूँ कि सारी डिबेट जिससे स्टार्ट हो रही है वो ये कि 13 रुकनी बेंच का फैसला एक छोटा बेंच कैसे ओवरटर्न कर सकता है और बिल्कुल ही ओवरटर्न कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया यशवीन। सबसे पहले तो इस फैसले में बुनियादी तौर पे जो सुकम है वो हम समझते बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये 26वीं तरमीम से पहले जिस बेंच ने डिसाइड किया था ना रिव्यू का, उस वक्त स्कोप भी एक लिमिटेड स्कोप था। अब चूंकि 26वीं तरमीम आ गई तो आईनी बेंच ने सुना तो उसने सुना, लेकिन अगर आज का ये जो फैसला आया है इसको देख लें तो उस बेंच का फैसला जो 12 जुलाई को आया था वो मेजॉरिटी आज भी प्रिवेल करती है। और अगर इसमें देख लें तो 2 जजेस को ऐड कर लें, अकील अब्बासी साहब को, रैशा मलिक साहबा को भी, तो फिर भी मेजॉरिटी व्यू इधर है। लेकिन इसको भी आप छोड़ दें, लेकिन मेरी ज़ाती राय में जिस तरह से इन्होंने रिव्यू को किया, रिव्यू का तो बड़ा रिव्यू का मानी है कि जो उसको दोबारा देखना है तो उसके अंदर उसका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है। कोई फेस ऑफ रिकॉर्ड, कोई ऑन द कोई ऐसी टिपिकली ग्राफिकली मैकेनिकली कोई ऐसी मिस्टेक है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। फाइंडिंग ऑफ द जजमेंट पहली दफा रिव्यू में जाके तो सेट असाइड कर दी गई। हालांकि जब अपील होती तो अपील में दोनों चीज़ें जो अपीलेट कोर्ट होती है वो देखती, फैक्ट्स भी देखती है और उस पर लॉ पॉइंट्स भी देखती है और पूरा केस रीओपन होता है। लेकिन जहां रिव्यू होता है तो रिव्यू के अंदर तो चंद एक वो जो गलतियां होती है उसको आपने दुरुस्त करना होता है। पहले भी हमने प्रोग्राम में बात की थी, नंबर
नंबर खाली जमा दोबारा करने होते हैं। हाँ, उस रिव्यू में कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 26वीं तरमीम ने चूंकि इस मुल्क की तकदीर ही बदल के रख दी, आइन की तकदीर ही बदल के रख दी है, और बाय विर्चू ऑफ दैट अमेंडमेंट हम कहते रहे कि ये कोर्ट पैकिंग है, और ये जितने जजेस साहबान आए, और हम समझते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के हवाले से और आज़ाद अदलिया के हवाले से अब लोगों में मायूसी भी है, और सच्ची बात है हम भी यही समझते हैं कि जो फैसले प्रिडिक्ट कर लिए जाएं, एक आम शख्स ये तासुर कायम कर ले कि इस केस में ये फैसला होना है, तो फिर मैं कहता हूँ कि उस अदलिया का, यानी कि आपका बेसिक ओपिनियन इस पर ये है कि रिव्यू का जो बेसिक एम्बिट है उससे शायद बाहर निकल कर ये फैसला है। मैं थोड़ा देखें 5 जजेस आपने 26वीं तरमीम के बाद इसमें ऐड किए, हाँ। तो वो जज तो रिव्यू सुन ही नहीं सकते टेक्निकली। उसकी रीजन क्या कि हमने इनकी कॉम्पिटेंस को, जो 26वीं तरमीम वाले जजेस थे, हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो पिटीशन पेंडिंग है, वो आज तक नहीं लगी, हालांकि पहले उसको डिसाइड करना चाहिए था। इसमें आर्टिकल जो 191 है उसमें फुल कोर्ट बुलाने के लिए देयर इज नो एम्बार्गो एट ऑल फॉर द चीफ जस्टिस। अच्छा, ये 2-3 चीजें हाफिज साहब, पहले थोड़ा सा बेंच के ऊपर, एक तो ये कि बड़ा बेंच फैसला दे और छोटा बेंच उसको ओवरटर्न कर दे, ये बात। लेकिन दूसरा ये जो अभी आजाद साहब भी बात कर रहे हैं कि बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ जजेस को लेकर कोर्ट में पिटीशंस पड़ी हैं। बिस्मिल्लाह यास्मीन, मैं जो आपने सारी चीज़ें कही हैं या इनकी तरफ से आया, मैं इसको क्विकली, चूँकि टाइम आपका थोड़ा है, मैं 4 चीज़ों पे करूँगा। नंबर 1 ये है कि जो रिव्यू सुना गया है वो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपके आइन का हिस्सा है उसके मुताबिक सुना गया है, और उसकी जो कॉम्पोजिशन बनती है बेंच की वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। और PTI या उसकी SIC के जो लॉयर्स ने, उन्होंने टिल द लास्ट डेट ऑफ डे इस प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन किया है, हिस्सा लिया है, इस पर बहस की है और अपने आर्गूमेंट्स उसके अंदर रखे हैं। तो लिहाजा जिनका ये केस है, अगर वो ये आके कहें कि जी हमने इस प्रोसीडिंग का बायकॉट कर दिया था या हम उसमें गए नहीं, तो बात बनती है। बेंच पे एतराज तो किया ना, बेंच पे एतराज किया ना, तो बेंच का एतराज जो था उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि हम आपके एतराज को मुस्तरद करते हैं। और अगर आप यही समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ये प्रोडक्ट है, तो आप प्रोसीडिंग में जाए ना, ताकि आप एक क्लैरिटी के साथ तो आए ना कि हमारी ये क्लैरिटी। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि पहले जो केस था वो जब था तो आर्टिकल 188 के नीचे वही जज सुनते थे, और उसके बाद अगर कोई रिटायर हो जाता था कोई और आ जाता था। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, उसके अंदर ये आ गया कि ये सारे केसेस जो हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के या फंडामेंटल राइट्स के ट्रांसफ़र हुए, उसके अंदर ये वही केस सुनेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नीचे आया। अब ये जो है ओरिजिनली 13 का पहला फैसला था 12 जुलाई का, उसके अंदर 8-5 से एक फैसला आया। अब भी जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो 13 का कॉन्स्टिट्यूट हुआ। 13 के अंदर पहले दिन जो है 2 जजेस जो थे, जस्टिस आयशा और जस्टिस अब्बासी ने उनको डिसमिस कर दिया और नॉन मेंटेनेबिलिटी। उसके बाद 11 जजेस ने उस केस को सुना। आखिरी दिन जो है वो एक जज साहब जो थे उन्होंने अपने आप को रिक्यूजल कर दी कि चूंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जी आप इस प्रोडक्ट हैं कि यानी कि आप बेनिफिशियरी हैं इस 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, उन्होंने अपने आप को अलहदा किया। यास्मीन 10 के 10 जजेस ने सारी रिव्यू पिटीशंस को एक्सेप्ट किया है। 7 वो हैं कि जिन्होंने टोटल एक्सेप्ट किया, 2 ने उनको रिव्यू को एक्सेप्ट किया, जस्टिस मजहर ने और जस्टिस रिजवी ने। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पहला फैसला गलत था, और उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे। जैसे मंदोखेल तो कायम रहे, उन्होंने 10वें मंदोखेल है, मंदोखेल ने भी रिव्यू एक्सेप्ट किया। बुनियादी तौर पे रिव्यू था क्या? रिव्यू ये था कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का जब फैसला किया है वो आइन और कानून के नीचे रह के किया है कि आइन और कानून से बाहर निकल के किया है। तमाम 10 जजेस इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वो फैसला जो था वो एक्सीड ऑफ अथॉरिटी था, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन की डेविएशन थी, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, और वो फैसला गलत था। अब जब आप रिव्यू के अंदर जाते हैं तो रिव्यू के अंदर आपके 2 पैरामीटर्स, एक ये है कि अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, और दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल डेविएशन तो नहीं हुई ना। इस केस के अंदर दोनों चीजें आई। अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ये हुआ कि ये कहा गया अपनी सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई के जजमेंट के अंदर कि PTI ने अपने आप को एज ए इम्प्लीडर के तौर पे लेके आया। जब रिकॉर्ड देखा गया तो एज ए इंटरवीनर के तौर पे आए, ना उन्होंने प्रेयर की, ना इम्प्लीडमेंट की, ना किसी स्टेज पे। डेविएशन इस चीज के अंदर ये आई कि जब केस आपके सामने आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 का था तो आपने आर्टिकल 17 या आर्टिकल 187 किस तरह इन्वोक कर लिया। तो अल्टीमेट फोरम जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने 12 जुलाई की जजमेंट जो है सेट असाइड की। अब एक सवाल यह है कि जी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, मैं उस पर आके फिर मैं आपके जाता हूं, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये
कहते हैं कि जी ये जो जजेस हैं ये बेनिफिशरी हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, लिहाजा ये केस सुन नहीं सकते और फुल कोर्ट सुने। अब आपके आइन के अंदर फुल कोर्ट बनाने की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर नहीं है, वो आपने आर्टिकल 191(a)(3) के नीचे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन। अब या तो ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के नीचे फुल कोर्ट भी नहीं हो सकता, ये जजेस उनके बेनिफिशरी भी ये कहते हैं, तो फिर कौन सुने? मैं ये समझता हूं कि ग्राउंड या कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी के मुताबिक ये है कि जितनी देर तक और इस आईनी तरमीम के अंदर याशफीन पीटीआई पूरा इसका हिस्सा थी, मौलाना फजल रहमान के अंदर इस इंगेज के डिनाई करना और बात। देखिए ब्रेक लेनी है ताकि मैं क्विकली सिर्फ एक फिर चले जाइए ताकि फिर अब नंबर 1 ये है कि पीटीआई ने इस सारे प्रोसेस के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गए। नंबर 2 असेंबली के अंदर एक वोट खिलाफ नहीं दिया। तीसरे दिन जब उसका इजलास हुआ चीफ जस्टिस का, उन्होंने पार्टिसिपेट, आज तक जुडिशियल कमीशन के मीटिंग्स के अंदर जाते हैं, तो फिर माना हुआ है ना कि अगर मैं नहीं मानता तो फिर आप उससे निकल जाए। तो पॉलिटिकल और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर या डायकोटमी है, उसको पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर ना डालें। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर रियासत साहब से इस पर तफसील से फिर कमेंट लेती हूँ, क्योंकि जो बात अभी कर रहे थे खोकर साहब की, ये सारा मामला तो इन लाइन है विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द लीगल पैरामीटर्स। इस पे बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी आज़ाद साहब, जो खोकर साहब बात कर रहे थे, मैं एक दो और इश्यूज पे भी बात करना चाहती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा कोई कमेंट करने के सियासतदान जो है या सियासी जमातें जो हैं वो ऐसा रोना अब ना रोएं। जो बात खोकर साहब कर रहे थे कि आप अपनी पॉलिटिकल ब्लंडर्स को, डाइकोटमीज को, अदालतें जो हैं पाकिस्तान की उनके ऊपर मत डालें, हर चीज़ का तो आप हिस्सा रहे हैं अमली तौर पर। वो कहते हैं देखिए पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर तो पॉलिटिकल पार्टीज ही कर सकती हैं। ये उन्होंने क्या किया, क्यों किया, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, ये तो मेरे से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हाफिज साहब ने जो एक बात की ना कि जी रिव्यू में उन्होंने ये चीज़ भी कि जी क्या ये उससे जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके इन्होंने ये को डिसाइड कर दिया। रिव्यू में ये चीज़ नहीं होती, अपील में ये जरूर उसको टेकअप किया जा सकता है। उसको पूछना चाह रही थी कि जी विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने होल्ड कहा ना कि क्या जो पैरामीटर और डोमेन और लिमिटेशंस थी, जुरिस्डिक्शन थी, कॉन्स्टिट्यूशन देता था, क्या उसके अंदर है कि उन्होंने फैसले किया। ये चीज़ें तो अपील में डिसाइड हो सकती, रिव्यू में ये चीज़ नहीं हो सकती कि जी आप इंटायरली केस ही सारा उसमें कर दें और फिर माइनॉरिटी जो बेंच है वो मेजॉरिटी के फैसले को बिल्कुल सेट साइड कर दे। ये तो पाकिस्तान में एक नया जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आप बिल्कुल। बात अभी खोकर साहब कर रहे थे कि बेंच माइनॉरिटी तो नहीं था, वो कहते 13 थे, इधर भी वो तो ठीक है फेज आउट हो गए, बट नहीं इसमें भी फर्क था ना। आप उसका जजमेंट देख लेना तो वो माइनॉरिटी ही बनता है। इनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है, तो उसमें मेरी जाती राय में वो नहीं था। वो आज भी मेजॉरिटी व्यू आज भी प्रिवेल करता है और अगर इसमें भी वो 2 जजेस ऐड कर लें तो ये दूसरी साइड वाला जो है ना वो मामला बनता है। सवाल ये भी नहीं है, मेरा उस पर बहुत सीरियस एक कंसर्न है कि इस बेंच ने, जिसमें वो जजेस बैठे जो बाद में ऐड हुए, जिन्होंने पहले केस ही नहीं सुना, वो सुन ही नहीं सकते रिव्यू। टेक्निकली ये देखिए ना, रिव्यू का स्कोप तो नहीं ना 26वीं तरमीम ने चेंज किया, रिव्यू तो वही है। 26वीं तरमीम में फॉर्मेशन ऑफ बेंच बदल गई, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चला गया, ये उसकी है। लेकिन हम फिर ये कहते हैं कि चूंकि 26वीं तरमीम हम समझते हैं कि वो बहुत सारे ट्राइकोटमी ऑफ पावर, उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 9, 8, उससे ये मुतसादम था। फिर ये जो वकला महाज बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर पाकिस्तान बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि अगर कोई भी लेजिस्लेशन रिपग्नेंट टू दी फंडामेंटल, और वो चैप्टर नंबर 1 जो आइन के अंदर दिया गया 1973 के, उससे रिपग्नेंट है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है या आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के खिलाफ है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर के खिलाफ है, तो उसको सेट साइड, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हमने तो उस ग्राउंड पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी जजमेंट हमने उसको असेल किया हुआ, वो पेंडिंग पड़ी है, उसको सुना ही नहीं गया। उसके बाद रिव्यू चुके इन्हें जरूरत थी इसलिए रिव्यू फिक्स भी हो गया, रिव्यू डिसाइड भी हो गया। हमारी उसको किसी ने पूछे नहीं कि वो 26वीं तरमीम वाली पिटीशन हमारी जिंदा भी है या फौत भी होगी, उसको किसी ने कोई पता नहीं चला। वक्त में बस महदूद है, पहले आप कमेंट करते, फिर खोकर साहब से बीसी पे कमेंट लूंगी। कोई लीगल रेमेडी रह गई है अब उन लोगों के पास, पीटीआई के पास, जो अफेक्टेड पार्टीज हैं इस फैसले से? नहीं, इसके बाद रिव्यू के अगेंस्ट तो रिव्यू यशफीन नहीं है।
अब ये बिल्कुल किस्सा पारी ना हो गया। अब तो किसी अमेंडमेंट से इसको वो किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर और कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है उसके हवाले से। चूंकि रिव्यू था, रिव्यू में अब क्या हो सका, रिव्यू का केस रिव्यू तो नहीं होता। और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि सीटें किसी और की भी अगर हैं तो वो ये जो अब ये सवाल बेनिफिशियरी नहीं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है यशफीन कि देखें अगर पीटीआई को ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकलिटीज ये सीटें नहीं मिल सकती कि उन्होंने ये किया, ब्लंडर किया, फलां किया, इसमें मेरा एक व्यू डिफरेंट, मेरा डिफरेंट। ये बता दे मुझे आइन के अंदर किसी जगह पे कि उनकी सीटें किसी और को दी जा सकती है। भाई ये तो ना करे ना, ये तो जुल्म है ना कि अगर उनके लिए आइन में गुंजाइश नहीं निकली तो इनके लिए तो है ही नहीं, तो वो कैसे दी जा सकती है? दो बातें, एक तो यही कि क्या कोई रेमेडी अभी आपको लगता है जो अफेक्टेड पार्टीज में पीटीआई निकली है उनके पास है, एक तो ये कर दें। दूसरा सर यही वाली बात कि अगर उनको नहीं मिल सकती कॉन्स्टिट्यूशनली ये नशिस्तें तो उनको कैसे 35 नशिस्तों वालों में वो सीटें फर्दर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी जो ऑलरेडी अपना हिस्सा ले चुके हैं रिजर्व पूल में। अच्छा यास्मीन, एक तो ये है कि आर्टिकल 188 के नीचे जो है जो रिव्यू फाइल हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ आ गया, अब देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड रिव्यू, ये अटेन फाइनलिटी इख्तियार कर गया। ठीक हो गया। दूसरा ये बात ये है कि अगर अपील के अंदर जाके रिव्यू के अंदर केस चेंज नहीं हो सकता, नंबर वन ये है कि रिव्यू के अंदर दोनों चीज़ें आ सकती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट के अंदर गलत लॉ को इंटरप्रेट किया है या अप्लाई किया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करती है और पहली जजमेंट को पर इंक्यूरियम करती है और दूसरे को वो एक्सेप्ट करती है। और कई जजमेंट आपके सामने आर्टिकल 62(1)(f) की आई, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने परमानेंट डिस्क्वालीफाई किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, तो आया आपके सामने रिव्यू का रिवर्सल आया। उसके बाद आर्टिकल 63A की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया। उसके बाद नैब की अमेंडमेंट्स आई, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। मिलिट्री कोर्ट्स का आया, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट गलत तशरीह करती है या अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करती है, अगर उनके ब्रदर जजेस समझते हैं कि गलत है, जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आया, तो सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को रिवर्स या अनडू कर सकती है। ये है तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यास्मीन ये पॉइंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी अगर ये सीट्स SIC की नहीं बनती तो किन की बनती हैं? फिर जो है उन्होंने एक विंडो खोली, इन्होंने कहा जी कि नहीं, उन्होंने कहा सीट्स खाली रहनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं जी सीट्स तो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि असेंबली, हालांकि ये है कि सीट्स अगर आपकी रिजर्व खाली भी रहती तो कोई ऐसा इशू नहीं था, चूंकि ये तो आपका पूरी करना तो नहीं, पार्लियामेंट पूरी करना जो है, अगर आप खुद ही पूरी करना चाहते हैं, आप इंटाइटल भी नहीं है, तो फिर जो एक आप फैसला है। तो ये जो चीजें हैं आर्टिकल 51 के ब्लंडर से लेके सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग तक आपको नजर आया नहीं, और अल्टीमेटली बात कहां तक कि वो ढूंढे वो लोग जिन्होंने वो एडवाइस किया। इस पे मेरे मौकफ के साथ है हाफिज साहब, लेकिन मेरा वन लाइनर के जब ये 26वीं तरमीम हुई थी, क्या सेनेट उस वक्त मुकम्मल था? नहीं था, मुकम्मल नहीं था। नहीं, जो बेसिक आपका था अभी भी नहीं है वो तो नहीं, जो आपका बेसिक 2/3 का था वो आपने किया, और आप ही के दोस्त जो थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट को सस्पेंड किया हुआ था। ना सस्पेंड करते ना तो आपकी सेनेट की सीट्स वहां भी पूरी हो जाती, वो भी हो जाती। ये सिचुएशन मैं आपसे मजीद समझती हूँ। प्रोग्राम वाइंड अप करके वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोकर साहब, आपने वक्त दिया। रियासत अली आजाद साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल्सो व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।